सुबह होते ही शोभा करुणा के पास पहुंच जाती है। सारे दिन वहीं रुकती है। इसी बीच कई बार करण का फ़ोन आया। वह भी गांव आना चाहता था, लेकिन शोभा ने मना कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर शोभा ने करुणा से कहा, करुणा, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है। कभी भी तुझे मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। शोभा वापस आकर अपने काम में लग जाती है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शोभा किसी काम से अपनी माँ को फ़ोन करती है। कैसी हो माँ? बहुत दिन हो गए आपसे बात करे। घर में सब कैसे हैं? शोभा की माँ कहती है, बेटी सब ठीक है। तू कैसी है? गांव कब आ रही है? एक बार आकर अपनी माँ से मिल जा। शोभा यह सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर कहती है, माँ, मेरा भी बहुत मन है गांव में आने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। देखती हूँ समय निकाल कर आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। इधर इन 2 महीनों में करुणा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सभी रिश्तेदारों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद करुणा की ताई उसके घर आई। करुणा अकेली बैठी है, क्या बात है? करुणा ने ताई जी को देखकर कहा, ठीक हूँ ताई जी, आप बताइए कैसी है? अब अकेले ही रहना है। पहले माँ थी तो कोई ना कोई आता जाता रहता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। यह सुनकर ताई जी थोड़ी सी झेप जाती है। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती हैं, अरे बेटी, मेरे पैरों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता। आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उस लड़के के पिता नहीं है, माँ है और एक छोटा भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज़ का लालच भी नहीं है। यह सुनकर करुणा का मन किया कि अभी ताई जी को उल्टा सीधा सुनाकर भगा दे। अभी माँ को गए 2 महीने भी नहीं हुए और इन्हें शादी की पड़ी है। करुणा अभी सोच ही रही थी, तभी ताई जी ने बोला, करुणा, 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे। तैयार रहना बेटा, और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी। ये कुछ पैसे रख ले। उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना। लेकिन ताई जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी माँ को गए दिन ही कितने हुए हैं। करुणा ने दबे स्वर में ताई जी से कहा, तो वो बिफर पड़ी। अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। घर में खाने को दाने नहीं हैं, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती। जवान लड़की घर में अकेली रहती है, कोई बात हो गई तो मुंह तो हमारा काला होगा। करुणा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन ताई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी बात कहती रही। पूरी बात करने के बाद ताई जी ने 500 रुपये पकड़ाते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान ले। तेरी माँ तो हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी। आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। करुणा ने रोते हुए कहा, नहीं ताई जी, वो बात नहीं है। अभी माँ को गए समय ही कितना हुआ है। कुछ दिन बाद लड़के वालों को बुला लेते। ताई जी ने समझाते हुए कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे ताऊ जी सब संभाल लेंगे। कहकर ताई जी जल्दी से चल दी। करुणा बैठकर रोती रही। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? काश तुम होती तो ये सब ना होता। अगले दिन करुणा एसटीडी बूथ पर गई और शोभा को फ़ोन कर सारी बात बता दी। यह सुनकर शोभा ने कहा, करुणा, तू चिंता मत कर, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रहे हैं या तुझे फंसाने की कोशिश कर तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। शोभा किसी तरह टाइम निकाल कर पहुँच गई। लड़के की माँ और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। शोभा ने लड़के से कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने ठीक से जवाब दे दिया। करुणा और लड़के ने अकेले में कुछ देर बात की। फिर करुणा ने शोभा से अकेले में पूछा, शोभा तू बता, तुझे कैसा लगा?
करुणा, लड़का तो ठीक लग रहा है। तुझे ठीक लगा लड़का? शोभा ने पूछा। करुणा ने शर्माते हुए कहा, देख, अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हाँ करूँगी। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, करुणा, कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाएगा तुझे। शोभा के समझाने से करुणा शादी के लिए मान गई। कुछ ही दिनों में करुणा की शादी होने वाली थी। उसके ताऊजी अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतजाम कर रहे थे। करुणा को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वह बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी से 2 दिन पहले शोभा भी आ गई थी। शोभा को देखकर करुणा की कुछ आस बंधी। यहाँ तो सब उसे पराए ही नजर आ रहे थे। इसी कारण शोभा को करुणा की ताई जी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बड़े घर की बेटी थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। शोभा ने आकर शादी की सभी तैयारियों का जायजा लिया। जहाँ भी उसे कमी नजर आई उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। शोभा शहर से रुपए और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर करुणा को दिए तो करुणा बोल पड़ी, बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी? तू आ गई बस, मेरी शादी के लिए यही काफ़ी है। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, देख, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपए और जेवर तेरे काम आएंगे। और हाँ, मेरा फ़ोन नंबर हमेशा संभाल कर रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊँगी, कभी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन ज़रूर करना। यह सब सुनकर करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन, तू मेरे बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ जितने लोग हैं वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे। कोई मकान हड़पना चाहता है, कोई मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। मैं तेरा ये उपकार कैसे उतारूंगी? शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो बेकार की बातें की। तू मेरी छोटी बहन है, अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को सजाने के सपने देखना शुरू कर दे। यह सुनकर करुणा और शोभा दोनों हंसने लगी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी वाले दिन दोपहर को करुणा के ताऊजी करुणा के पास आए और बोले, बेटी, तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर चढ़ा दूं, इससे कर्ज चुक जाएगा। तभी पीछे खड़ी शोभा बोली, ताऊजी, ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज हो गया? इस शादी में ना हम दावत कर रहे हैं, ना ज़्यादा बारात आ रही है, केवल 5 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़े में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था। शोभा की बात सुनकर ताऊजी ने गुस्से में देखा, तुम बच्चे कुछ जानते हो नहीं और बकवास करनी शुरू कर देते हो। ऐसा ही है तो शाम को बारात खुद संभाल लेना। करुणा ने शोभा को चुप कराते हुए कहा, ठीक है ताऊजी, आपको जो ठीक लगे वही सही है। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, कम से कम इस बहाने घर की सफाई होती रहेगी। यह सुनकर ताऊजी ने घूर कर शोभा की ओर देखा, फिर करुणा के सर पर हाथ फेर कर वापस चले गए। करुणा, यह तेरा मकान हड़पने की साजिश है, शोभा ने कहा। करुणा ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, जाने दे शोभा, क्या कर सकते हैं। इन लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी किराए पर दे रहे हैं। शोभा चुप रह गई। शाम को बारात आई, सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो करुणा फूट फूट कर रोने लगी। शोभा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है। शोभा ने उसे संभालते हुए कहा, करुणा, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। एक घर छूट रहा है तो दूसरा घर मिल भी तो रहा है, चिंता मत कर। शोभा करुणा को आस बंधा रही थी, लेकिन उसके मन में भी कई विचार आ रहे थे। कैसे नए घर में रहेगी
उसे वहाँ कोई कष्ट होगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ देर बाद करुणा की विदाई हो गई। करुणा को विदा करके भारी मन से शोभा भी वापस अपने घर आ गई। शोभा की माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक से निपट गया ना? शोभा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक था, बस करुणा बहुत रो रही थी। यह सुनकर शोभा की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है। यह समझो उसका मायका तो खत्म ही हो गया। शोभा भारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर करण को उसने सारी बात बताई। यह सुनकर करण ने कहा, ठीक है शोभा, जब भी फुर्सत हो उससे मिल आना, और रही बात बुलाने की तो किसी त्यौहार पर तुम उसे बुला लेना, कभी उसके साथ त्यौहार मनाने चलेंगे। शोभा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर करुणा जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है। गांव में घर के आंगन में कुछ औरतें बैठी थीं। कुछ औरतें उसे आगे ले जा रही थी। तभी उसने देखा कि पास ही के एक खाट पर एक आदमी बेहोश सा पड़ा था। करुणा उसे देखकर डर गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे डर मत, ये तेरा देवर है, कल शादी की खुशी में ज़्यादा पी गया, तू अंदर चल। करुणा अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी से लिपा गया फर्श जिस पर एक चटाई बिछी थी, करुणा को वहाँ बैठाया गया। घर में काफ़ी चहल पहल थी। कुछ देर बाद करुणा से पूजा करवाई गई। करुणा की सास करुणा से सारे रीति रिवाज करवा रही थी। सभी कामों से निपटकर एक औरत ने करुणा से कहा, बहू थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। वह एक तकिया दे गई। जाते समय दरवाज़ा बंद कर गई। करुणा तकिए को सिरहाने लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। करुणा की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोल कर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई। उसने अपने कमरे की लाइट जलाई। फिर वह करुणा को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में निपटाने लगी। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद करुणा और उसके पति राकेश को औरतें एक कमरे में छोड़ आई। राकेश ने करुणा से कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ़ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की है। बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई बंटी कुछ बिगड़ गया है। माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर दे। करुणा सब कुछ सुन रही थी। उसे अब कुछ सुकून मिल रहा था। करुणा को ससुराल आए पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बार भी उसके ताई ताऊ जी ने उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला ले। शोभा का हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन आ जाता था। रात के समय जब राकेश वापस आते तभी शोभा करुणा से बात करती थी। एक दिन शोभा ने कहा, करुणा, मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। यह सुनकर करुणा ने कहा, शोभा, मैं अभी नहीं आ सकती। दरअसल सर्दी का समय है, मुझे इन्हें सुबह ही खाना बना कर देना होता है। मेरी सास से ज़्यादा काम नहीं होता। गर्मियों में मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर शोभा और उसके पति करण ने अपने घर के पास ही एक जगह ज़मीन खरीद ली। उस ज़मीन पर वे एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। शोभा और करण काम में इतना बिजी हो गए कि उन्हें करुणा का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बैंक से लोन लेकर पूरा हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वह सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। शोभा और करण
दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम में लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना। इन्हीं सब में 2 साल बीत गए। इस बीच ना तो करुणा का फ़ोन आया, ना शोभा उसे फ़ोन कर पाई। 2 साल बाद एक दिन शोभा अपने घर में बैठी थी, तभी उसे करुणा का ध्यान आया। शोभा ने अपने पति करण से कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी परेशानियों में करुणा को भूल गई। ना उसका फ़ोन आया। करण ने कहा, क्या करे शोभा, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली। चलो अब फ़ोन कर लो। शोभा ने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। कई बार मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो करण ने कहा, हो सकता है फ़ोन बंद हो। कई बार गांव में रात को लाइट नहीं होती, चार्ज नहीं हुआ होगा, कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर करुणा से बात करवा दे। अगले दिन भी शोभा फ़ोन करती रही, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। शोभा एक बार भी करुणा के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे उस गांव का पता भी नहीं मालूम था जहां जाकर वह पता कर सके। कई दिन तक जब करुणा से कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो शोभा ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वह हॉस्पिटल का काम निपटा कर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर माँ से मिली। उसे देखते ही माँ ने कहा, बेटा, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई। पूरे 2 साल बाद आई है। शोभा माँ के गले लग गई। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। क्या करती माँ, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय ही नहीं मिला। अब ज़रा फुर्सत मिली तो आ गई तुमसे मिलने। चाय नाश्ता करने के बाद माँ बेटी बातें करने बैठ गई। शोभा ने पूछा, माँ, करुणा के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। शोभा की माँ ने कहा, नहीं बेटी, उसके ताऊ ताई तो ढंग से बात करते नहीं हैं, इसलिए हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर उठाकर उसका ताऊ मज़े कर रहा है और घर बेचने की कोशिश भी कर रहा है। शोभा ने निराश होते हुए पूछा, क्या मैं एक बार उसके ताऊ ताई से मिलकर पूछूं? शायद उन्हें पता हो। लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटी, वे तो तुझे पहले ही पसंद नहीं करते। तुझे देखेंगे तो और भड़क जाएंगे, और मुझे लगता है उन्हें भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसे पग फेरे के लिए तो बुलाया नहीं। आज तक वह इस गांव में आई नहीं है, ना यहाँ से कोई गया है उससे मिलने। लेकिन शोभा नहीं मानी। वह करुणा के ताऊ के घर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया। उसकी ताई ने दरवाज़ा खोला। अरे शोभा, तुम बहुत दिनों बाद आई, बताओ क्या काम है? शोभा ने कहा, ताई जी, करुणा की कोई खबर है क्या आपको? कई दिन से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। यह सुनकर ताई ने हंसकर कहा, उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है। एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई। यह सुनकर शोभा उदास हो जाती है। फिर भी वह पूछती है, ताई जी, आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं ढूंढ लूँगी। इस पर मुंह बनाते हुए ताई ने कहा, बेटी, मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊ शहर गए हैं। करुणा की ताई ने टाल दिया। शोभा निराश होकर वापस आ गई। एक दिन शाम के 6 बजे शोभा हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी, तभी एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। पहले तो शोभा ने फ़ोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से शोभा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ करुणा की आवाज़ सुनकर शोभा चौंक गई। करुणा बुरी तरह रो रही थी। शोभा बोली, करुणा, तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? बात बता। तेरे पति ने कुछ कहा है क्या? मुझे बता तो सही, क्या हुआ? लेकिन करुणा बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाई, शोभा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फ़ोन मांग कर रही हूँ। तू यहाँ आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। शोभा ने यह सुनकर कहा, तू चिंता मत कर,
वहीं रुक, हम बस 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। तू जिनका फ़ोन है उनसे मेरी बात करवा दे। करुणा ने चाय वाले भैया को फ़ोन दे दिया। बस शोभा, भैया आप यहीं बस स्टैंड पर हो क्या? ये मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना। हम बस अभी पहुंच रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला, यह बहन जी बहुत देर से रो रही हैं। मेरी यहीं पर चाय की दुकान है, आप आ जाओ। शोभा ने फटाफट करण को फ़ोन किया। करण सारे काम छोड़कर शोभा के पास पहुंच गया। फिर दोनों करुणा के बताए बस स्टैंड की ओर चल दिए। तभी करण ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा। मेरा दोस्त सुनील वहीं रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूँ। तुम्हारे पास करुणा की फ़ोटो हो तो मुझे भेज दो। करण ने सुनील को फ़ोन किया। सुनील, तेरी हेल्प चाहिए थी। तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फ़ोटो भेज रहा हूँ। यह शोभा की दोस्त है, बहुत परेशान है। हम वहाँ आ रहे हैं, जब तक हम आए इसका ख्याल रखना, कोई इसे नुकसान न पहुँचा पाए। बस हमारे आने तक संभाल ले। सुनील ने जवाब दिया, भाई चिंता मत कर, मैं अभी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ और तेरी उनसे बात भी करा दूँगा। यह सुनकर करण और शोभा को थोड़ी शांति मिली। सुनील बाइक से फटाफट करुणा के पास पहुंच गया। वह चाय वाले के पास पहुंचा। करुणा वही थी, लेकिन वह उसे पहचान न सका। शोभा ने जो फ़ोटो भेजी थी वो करुणा की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने करुणा की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमज़ोर सी एक औरत बैठी थी। सुनील ने फ़ोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि यह वही है। सुनील, बहन मुझे शोभा ने भेजा है, आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, वो अभी आ रहे हैं। यह सुनकर करुणा रोने लगी। भैया मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और ज़बरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। यह सुनकर सुनील ने कहा, आप चिंता ना करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं अभी आया। सुनील चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट करुणा के लिए लाया। करुणा चाय पीने लगी। जब वह चाय पी चुकी तब सुनील ने कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। सुनील ने करण का नंबर डायल किया और करुणा को दे दिया। दूसरी तरफ शोभा बोल रही थी, करुणा अब बता क्या बात है? करुणा बहुत डरी हुई थी, उससे कुछ बताया नहीं जा रहा था। वह बोली, बस बहन तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। यह कहकर करुणा ने फ़ोन सुनील को पकड़ा दिया। शोभा, भैया इसने कुछ बताया क्या? सुनील ने जवाब दिया, भाभी यह बहुत डरी हुई है, इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और ज़बरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है, हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता, आप आराम से आ जाओ। यह सुनकर शोभा ने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी बचपन की सहेली है, 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। सुनील बोला, अरे भाभी ये भी तो मेरी बहन जैसी है, आप चिंता मत करें, आराम से आए। शोभा ने फ़ोन काट दिया और करण से बोली, बात समझ में नहीं आ रही, उसका देवर क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है? उसका पति कहाँ है? करुणा ने बताया था कि उसका देवर तो गुंडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है? लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। करण ने शोभा को समझाते हुए कहा, शोभा चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे, फिर करुणा से अच्छे से पूछ लेना। फ़ोन पर ना वो बता पाएगी और ना तुम कुछ समझ पाओगी, वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है, उसके अखाड़े के लड़के वहाँ पहुँच गए होंगे, उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। शोभा बहुत परेशान थी। हे भगवान, करुणा मिली भी तो किस हाल में? बेचारी के जीवन में कोई न कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है। जब उसे पता है कि इसके माता पिता नहीं है और खुद का भाई गुंडा है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब
अपने साथ शहर ही ले जाता। करण और शोभा इसी तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। शोभा जैसे ही करुणा के पास पहुंची, वह उसे देखकर दंग रह गई। कितनी कमज़ोर हो गई थी करुणा। एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथ में एक कपड़े का पुराना सा बैग। कुछ देर के लिए तो शोभा उसे देखती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, करुणा। करुणा जो अभी सर झुकाए बैठी थी, शोभा की आवाज़ सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। वह शोभा को देखकर रोने लगी और उससे लिपट गई। बहन, तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। शोभा ने करुणा को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। एक फ़ोन नहीं कर सकती थी मुझे ना तो तेरी ससुराल का पता था, ना तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। एक ही सांस में शोभा ने सब कह दिया। करुणा बस रोए जा रही थी, वह कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी करण ने कहा, शोभा, इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो, यहाँ से निकलते घर पहुंचकर बात करेंगे, ये बहुत डिप्रेशन में है। शोभा ने हाँ में सर हिलाते हुए करुणा को गाड़ी में बैठाया। करुणा को गाड़ी में बैठाकर शोभा और करण ने सुनील का धन्यवाद दिया और करुणा को लेकर घर की ओर चल दिए। करुणा और शोभा दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थी। शोभा ने करुणा का हाथ पकड़ रखा था। करुणा बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। शोभा ने करुणा से कहा, करुणा, बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गई। यह सुनकर करुणा थोड़ा सा सहज हुई। शोभा ने पानी की बोतल करुणा की ओर बढ़ाई। करुणा ने पानी पिया। फिर वह कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद शोभा ने पूछा, करुणा, तू ठीक है? क्या हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? करुणा ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, शोभा, जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च ये ही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उसका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजा जी निपटाते, पैसे भी देते थाने में जाकर। कई बार इसकी जमानत करवा कर भी लाए थे। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती घर में घुसने लगे। क्योंकि मेरे देवर ने उनसे काफ़ी पैसे उधार ले रखे थे, वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने, तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। यह देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। यह कहकर करुणा सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही। तब तक वो दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पिटना मच गया, लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं था। वह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता। जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध बैठी रही थी। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली,
महारानी कब तक शोक मनाती रहोगी? घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जीऊँ भी तो किसके लिए। लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, करुणा, जिंदगी बहुत लंबी है। तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार मांझी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। मैं अपनी पति के खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर ही हूँ। मैं मर जाऊँगी लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूँगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ ज़बरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। तू रात को करुणा को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पिया, रात को मत पियो। सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में ये सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ, वो नहीं मानी तो? तब मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर ना कहीं भागने लायक रहेगी ना किसी को कुछ बताने लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई। मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। यह कहकर करुणा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर शोभा भी रोने लगी। हे भगवान, इतना तू सब सहती रही। मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। करुणा ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊँ। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं करुणा, मेरे रहते हुए तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। करुणा शोभा के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर शोभा उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में करुणा को जैसे नींद आ गई। शोभा ने करण से बात की। करण, तुमसे पूछे बगैर मैंने करुणा को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? करण ने कहा, कैसी बात कर रही हो शोभा, मुझे तो खुशी है। हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। शोभा ने करुणा को गेस्ट रूम में लाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण करण तो सो गया, लेकिन शोभा की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था।